केजरीवाल साहब, मैंने कुछ नहीं किया। कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए, आपके यहाँ 25 साल काम किया है, मैं बेकसूर हूँ। 7 मार्च 2010 की सुबह को पुलिस ने मोहन राव को उन्हीं के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया, स्टील अलॉय प्राइवेट लिमिटेड के उसी दफ्तर से जहां पे पिछले 25 साल से मोहन राव ईमानदारी से काम कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस इतने पुराने और वफादार कर्मचारी को पकड़ कर ले गई? दरअसल कंपनी के जनरल मैनेजर ने मोहन राव पर धोखाधड़ी और लाखों रुपयों के गबन के इल्जाम लगाए थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पिछले 25 साल से ईमानदारी से काम करने वाले मोहन राव ने ऐसा काम किया? और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ा? या फिर हो सकता है कि मोहन राव किसी साजिश का शिकार हुए थे? चलिए इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए हम इस पर सिलसिलेवार नजर डालते हैं। आप लोगों ने मेरे रूम में व्हाइट कलर करवा दिया और एक बार मुझसे पूछा तक नहीं घर लेते वक्त। आरती, तुम दिल्ली में थी ना, और फिर तुम्हारे एग्जाम्स भी तो चल रहे थे, तुम्हें कैसे डिस्टर्ब करते? हाँ माँ, तो एक बार फोन कर लिया होता, एटलीस्ट मैं ये तो बता देती कि मुझे रूम में व्हाइट नहीं पिंक कलर चाहिए। पापा, ये व्हाइट कलर कितना बोरिंग है ना। तो ठीक है ना बेटा, अब पिंक करवा देंगे। अब खुश? लो, फिर शुरू हो गए। देखिए जी, वो कुछ दिनों में ससुराल चली जाएगी, तो फिर इस फिजूल खर्ची का क्या फायदा? हाँ, और आरती, जब तुम ससुराल जाओगी ना, तो एक काम करना, अपने सारे कमरे पिंक पेंट करवाना। ये ठीक है। फिर से शादी की बात ना, अब देखना मैं ना आप दोनों से बात ही नहीं करूंगी। ओहो, देखो भाई खबरदार, अगर किसी ने मेरी बेटी से शादी की बात की तो कहीं नहीं जाएगी हमारी बेटी। अब खुश? तो बेटा मुझे जल्दी निकलना है। पापा अभी तो सिर्फ 8 बजे है, इतनी जल्दी? क्या है, ऑफिस में 2 दिन में ऑडिट शुरू होने वाली है, तो बहुत काम है। थैंक गॉड। पता है माँ, अच्छा हुआ पापा ने नई कार लेने का मन बना लिया, नहीं तो इनकी 1947 की बाइक रोज ठंड से वापस आते और फिर सर्दी और खांसी। बिल्कुल ठीक। ये तो तुम लोगों की जिद के आगे मैं झुक गया, वरना मेरी बाइक का जवाब नहीं, रिटायरमेंट तक साथ देती। क्या यार, ये मोहन सर भी ना सुबह सुबह 8:30 बजे ही ऑफिस बुला देते। एक तो इतना काम करो, लेकिन सैलरी बस उतनी की उतनी। काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्या रश्मि, क्यों परेशान हो रही है इतना? कौन सा काम करती है? एंजॉय करना। शरद, तू तो मोहन सर का चमचा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ शरद, परसों से ऑडिट शुरू हो रहा है, तो सारे पेपर्स, फाइलिंग, अकाउंट्स, रजिस्टर पूरे कर लो। सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर। दिक्कत हो कम टू मी। थैंक यू सर। चमचा नंबर 1। रश्मि, अगर ये बेकार की बातों में अपना दिमाग ना लगाकर कुछ काम करो तो ये तुम्हारी कैरियर के लिए अच्छा होगा। दिस इज नॉट प्रोफेशनल, बी सीरियस, डू सम वर्क। सीरियस माय फुट। इन्हें तो बस कोई ना कोई बहाना चाहिए मेरी सबके सामने इंसल्ट करने की। और ये सब जानते हुए भी तुम उन्हें मौका देती हो तुम्हारी इंसल्ट करने का। पापा, इतनी देर तक काम? हद होती है काम करने की। अरे बस थोड़ा सा काम। टाइम ज्यादा हो रहा है, आप और काम नहीं करेंगे। और देखिए, आपकी तबीयत भी खराब है। बेटा मेरी बात सुन, कल से ऑफिस में ऑडिट चालू है और ये काम मेरे सबऑर्डिनेट्स ने किया है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो ये काम पहली बार कर रहे हैं, कहीं कोई गलती ना रह जाए, वही चेक कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर सारा काम आपको खुद ही करना है तो वो लोग किस लिए बैठे हैं? पापा नहीं, अब आप और ज्यादा काम नहीं करेंगे, जो भी करना है सुबह करिए। चलिए खड़े होइए। अच्छा बाबा, ठीक। मेरी झांसी की रानी, तेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। शरद, ये कल जो सामान आया था उसका पेमेंट के लिए फोन आ रहा है। थैंक्स। रश्मि, ये वाउचर्स मोहन सर से अप्रूव करवा के चेक पे साइन करवा लो। सेल्फ चेक, क्योंकि कैश विड्रॉ करने में लगेगा।
ठीक है, और जो बिल्स होंगे वो फोल्डर में डाल देना। रश्मि, हाँ चेक पे साइन करवाना है। दो। गुड मॉर्निंग मोहन। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे सब ठीक चल रहा है ना? जी सर, सब बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। देखिए, जब तक आप हैं हमें तो कोई चिंता ही नहीं है ना। हाँ, वैसे नितिन जरा परेशान है, नई नई जिम्मेदारी संभाली है ना उसने, वो अपने आप को साबित करना चाहता है। लेकिन मैंने उससे कह दिया कि आप हमारे सीनियर मोस्ट डेडिकेटेड और काबिल ऑफिसर हैं और सालों से यही काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ही होगा। Am I correct? जी सर, बिल्कुल। प्लीज कैरी ऑन। प्रकाश, ये सारी फाइलें हैं, पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड। और कुछ चाहिए होगा तो बताना। श्योर। ओके। हर कंपनी साल में कम से कम एक बार अपने अकाउंट्स का जांच करवाती है, जिसे कि ऑडिट कहा जाता है। ऑडिट से की उस कंपनी के खातों को देखकर वहां हुए सारे लेन देन, उधार, नगद वगैरह का पता चलता है। यार शरद, सारे बिल्स तो ऑर्डर में ही हैं, फिर ये लोग बिल्स बीच बीच में से क्यों निकाल रहे हैं? यार ये लोग ऐसे ही करते हैं, कोई भी बिल रैंडम चेक कर लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हमसे इतनी मेहनत और ओवरटाइम क्यों करवाया? स्टील अलॉय प्राइवेट लिमिटेड में उस दिन चीफ ऑडिटर मिस्टर प्रकाश की देखरेख में उनके असिस्टेंट ऑडिट कर रहे थे। सब ठीक चल रहा था। ऑडिट की प्रक्रिया बस खत्म ही होने वाली थी कि सीनियर ऑडिटर प्रकाश कुमार के हाथ में एक फाइल आई और सबसे नीचे रखी हुई वो फाइल को देखकर अचानक प्रकाश कुमार के मन में सवाल उठने लगे। क्यों, सब ठीक है ना प्रकाश? ये ऑफिस फर्नीचर के कुछ बिल्स हैं, ये किस लिए? हाँ, ये नितिन सर के नए कॉन्फ्रेंस रूम के लिए कोई फर्नीचर आया था। टोटल कितने कॉन्फ्रेंस रूम बने? बस एक। सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस रूम के फर्नीचर के फिर दो दो बिल्स क्यों हैं? 2 बिल? आई एम नॉट श्योर। लो, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, इट्स ऑल राइट, हम चेक कर लेंगे, डोंट वरी। बस यही पूछना। ओके। तो जरा मैच करना था इससे तो। हाँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, बहुत डिस्क्रिपेंसी है। लेकिन हाँ, इस बारे में तुम दोनों में से कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा। ठीक है? जीएम साहब से मिलना पड़ेगा मुझे। पक्का? Are you sure? I am 100% sure. कमाल है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। डैड, इसलिए मैं कहता हूं आजकल किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। सर, मेरे हिसाब से हमें पूरी जांच करनी चाहिए और वो भी आज ही, कल रिपोर्ट सबमिट होने से पहले। बिल्कुल। तो आप ऐसे कीजिए कि हर फाइल और हर बिल अच्छी तरह चेक कीजिए and then you come back to me. प्रकाश की सलाह पर कंपनी ने सारी फाइल्स और अकाउंट्स की गहराई से जांच की आदेश दे दी। पिछले साल भर के सारे रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट्स को पूरी तरह से चेक किया गया ताकि यह पता चले कि आखिर कितने रुपयों की हेराफेरी हुई है और साथ में इस बात की भी पुष्टि हो जाए कि प्रकाश ने मोहन पर जो इल्जाम लगाए वो सही है। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सलीम, शरद और रश्मि कहाँ हैं? सर वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में गए, बोर्ड मेंबर्स आए हुए हैं। बोर्ड मेंबर्स? यस सर। क्या हुआ शरद, क्या हुआ? सर, आपको एमडी साहब ने कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। एमडी साहब ने? जी। देखा ना, फिर भूल गए। आरती, जी माँ। देखा कितने भुलक्कड़ हैं तुम्हारे पापा। खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कुछ कहा तो डब्बा मैं पापा को ऑफिस लेके आऊंगी। ठीक है, जाओ।
आपको हमने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि कल हुए ऑडिट से पता चला है कि बिल्स में काफी गड़बड़ी है। हो सकता है कहीं गलती हो गई हो, मुझे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। आपने क्रॉस चेक कर लिया था मिस्टर राव। कोई ऐसे ही कंपनी के फंड से 10 लाख नहीं निकालता। क्या? मैंने 10 लाख रुपए? सर क्या कह रहे हैं आप? ये हम नहीं मिस्टर राव, ये बिल्स कह रहे हैं, बिल्स। 2 कॉन्फ्रेंस रूम्स के लिए फर्नीचर। दूसरा कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ है मिस्टर राव? आपके घर पर? ऑफिस की ईस्ट साइड में वॉल की पेंटिंग्स के लिए, जहां वॉल है ही नहीं, सिर्फ बालकनी है। व्हाट इज दिस? मैंने ये कुछ नहीं किया है। आप सोचिए, जब मेरे पास ये अथॉरिटी थी कि मैं उनकी बिहाफ पर चेक साइन कर सकता था, तो अगर मेरा ईमान डोल जाता तो मैं और पैसे नहीं ले सकता था। आपने थोड़ा थोड़ा निकाला। आपने सोचा कि छोटा अमाउंट है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखिए मिस्टर मोहन, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन आपने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आप तो मुझे 25 साल से जानते हैं ना सर। कितने साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूं। अगर मुझे ऐसा करना होता तो। बोर्ड मेंबर्स, यहां बेकार में टाइम वेस्ट करने से बेहतर होगा कि हम कोर्ट चलें, ताकि इस धोखेबाज आदमी को सजा मिल सके। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 378 के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को उस मूवेबल प्रॉपर्टी के मालिक की इजाजत के बिना बेईमानी से या फिर धोखाधड़ी से हड़पने की कोशिश करे तो इसे चोरी का अपराध माना जाएगा। और दोस्तों, इंडियन पीनल कोड की धारा 379 के मुताबिक चोरी की सजा 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है। अब मोहन राव पर गबन और चोरी का आरोप लगाया गया। चलो 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 जल्दी। पापा! रोको पापा! 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 मोहन सर, कभी सोचा भी नहीं था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। शरद! शरद, वो पापा को क्या हुआ? उनको पुलिस क्यों लेकर गई है? रिलैक्स, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। पापा को पुलिस लेकर गई और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं? काम करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बता रहा हूं। लेकिन बता रहा हूं मैं। सर, मिस्टर मोहन राव के बारे में बात करनी है। आप सबसे मिलिए। सर, मैं आरती राव। मिस्टर मोहन राव मेरे फादर हैं। सर, वो पिछले कई सालों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। देखिए मिस आरती, ये सब बातें मुझे बताने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे सीनियर ऑफिसर मिस्टर सक्सेना वो इस केस को हैंडल कर रहे हैं और इस वक्त वो आपके पिताजी से पूछताछ कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग एक अच्छे से वकील से मिल लीजिए जो बेल में और आपके इस केस में आपकी कुछ मदद कर सके। वो रवि सर है ना, मोहन सर के फ्रेंड, उनसे बात करके देखते हैं। हाँ, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। लेकिन सर, और कितनी देर तक पूछताछ चलेगी? अब सक्सेना सर का पूछताछ करने का तरीका जरा डिटेल्ड है तो थोड़ा वक्त तो लगेगा। आप लोग वेट कीजिए। सर ये सही नहीं है, कहीं कुछ गलत हुआ है। मिस्टर मोहन, ये चेक्स देखिए। इन सारे चेक्स के ऊपर आपके सिग्नेचर हैं और हमने ये कंपनी से भी वेरीफाई कर लिया है और ये सारे चेक्स बता रहे हैं कि कुछ नहीं बहुत कुछ गलत हुआ है और आपने गलत किया है मिस्टर मोहन। इन सेल्फ चेक से आपने पैसे निकाले हैं, लेकिन उन पैसों का क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता। आप गौर से इन चेक्स के ऊपर देखिए और मुझे ध्यान से बताइए कि इन चेक्स के ऊपर जो साइन हैं ये आपके हैं या नहीं। सर ये सिग्नेचर हैं तो मेरे ही, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। मिस्टर राव, देखिए, आप पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, वरना आप कोर्ट के फैसले को भुगतने के लिए तैयार रहिए। वैसे भी 2 हफ्ते के बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है।
और एक बार कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो गई तो उस केस में ना मैं कुछ कर पाऊंगा और ना ही कोई और कुछ कर पाएगा मिस्टर राव। देखिए, ये एक सीरियस ऑफेंस है। कोशिश करें तो बेल मिल सकती है, लेकिन तुरंत नहीं। इससे क्या हो गया? हाँ, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। खैर, मैं जमानत के एप्लीकेशन के पेपर तैयार करता हूँ। और हाँ, मजिस्ट्रेट साहब जो भी बेल अमाउंट तय करेंगे वो आपको जमा करना होगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अगर कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज बनाता है या फिर जालसाजी करता है तो इंडियन पीनल कोड की धारा 468 के मुताबिक उसे 7 साल तक कैद की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। देखिए, जज साहब ने बेल अमाउंट 5 लाख रुपए तय किया है। आप यानी जमानत के तौर पर 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए तो मोहन बाहर आ जाएगा। क्या? 5 लाख? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? आरती, आरती, हम एक काम करते हैं, अपनी कार बेच देते हैं। नहीं माँ, कार बेचकर 5 लाख नहीं मिलेंगे। एक ही रास्ता है माँ, हमें फिक्स डिपॉजिट तुड़वाना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, वो पैसे तो तेरी शादी। माँ, अंकल आप बेल पेपर्स रेडी करवाइए, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है। पापा प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। आपको तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है और बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आपकी पेंशन और पीएफ भी रोक ली जाए। ये मोहन सर का सामान। उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया, मेरी इज्जत तो चली गई। मोहन जी, आप हौसला मत हारिए, हम इस केस के तह तक जाएंगे। सर, मुझे पता है बेकसूर है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है सर। सिर्फ मुझे नहीं सर, ऑफिस में से कई लोग जो आप पे अब भी भरोसा करते हैं। इतने सालों तक जिस ऑफिस को मैं घर की तरह समझ रहा था, वहां से मुझे इस तरह निकाला गया। मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो प्लीज बेटा। लेकिन पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये बात प्रूफ करके रहूंगी कि मेरे पापा गलत नहीं है। उन्हें किसी और ने फंसाया है और उसी ने नकली सिग्नेचर्स करके पैसे निकाले। मतलब फेक सिग्नेचर्स की है? हाँ शरद, मैं कल रात भर यही सोचती रही और अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ आरती बेटा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे लोगों में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? 400 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर। अंकल, हो सकता है ये पापा की टीम में से किसी ने किया हो। शरद, आप भी तो पापा की टीम में ही है ना? आप तो पापा के साथ हर वक्त रहते हैं। आपको किसी पर शक है? देखो आरती, मैं ऐसे कैसे किसी के बारे में कह सकता हूँ? और मोहन सर से सभी प्यार करते थे, कोई ज्यादा कोई कम, पर इस तरह किसी के ऊपर उंगली उठाना, आई थिंक इट्स नॉट राइट। आई एम सॉरी बट मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करना है आरती? अंकल, मैं चुप नहीं बैठने वाली। मैं ये बात प्रूफ करके रहूंगी कि मेरे पापा की कोई गलती नहीं। लेकिन उससे पहले बस मुझे इतना जानना है कि मेरी ये नकली साइन वाली थ्योरी सही है भी या नहीं। आप मुझे उन चेक्स की फोटोकॉपी दे सकते हैं? ठीक है बेटा, मैं अरेंज करता हूँ।
आरती का मानना था कि किसी ने उन चेक्स पर मोहन राव के जाली दस्तखत करके पैसे निकाले थे और इस बात की सच्चाई जांचने के लिए वो ऋषि प्रधान नाम के एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मिली। दरअसल हर इंसान का लिखावट या उसकी हैंडराइटिंग दूसरे इंसान से अलग होती है। हो सकता है कि हम और आप किसी के नकली दस्तखत नहीं पकड़ पाएंगे, पर एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट किसी की लिखावट देखकर दो हैंडराइटिंग को मिलाकर उसे एनालाइज करके बहुत सी बातें बखूबी जान सकते हैं। देखिए, अगर ये चेक जाली है तो ये एकदम असली जैसे ही है। इसमें कोई फॉल्ट ही दिखाई नहीं दे रहा है। आपके फादर्स के सिग्नेचर्स और इन चेक में जो सिग्नेचर्स है दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। आई एम सॉरी। अरे क्या हुआ? आप ही ने तो कहा कि चेक्स एक जैसे हैं। बैठिए। मैंने कहा था कि ये साइन एक जैसे ही है, पर हैंडराइटिंग लिखी हुई कुछ अलग है। What? हाँ, ये देखिए, लिखते हुए जो 0 इसमें है और आपके फादर के चेक में जो 0 है, ये बिल्कुल अलग है। और इसके अंदर जो लिखा हुआ जो K है, वो भी डिफरेंट है। जिन चेक्स के लिए उन्हें अक्यूज किया गया है, वो सारे के सारे चेक्स एक ही आदमी के लिखे हुए हैं और वो आपके फादर नहीं है। थैंक यू। तो तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है, हमें कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, राइट? सर, मैं तो बस। सर व्हाट? तुम बताओ कि हम ये करेंगे कैसे? उस ऑफिस में आरती 400 लोग काम करते हैं। हम उन 400 लोगों से 0 लिखवाएं और उन 0 को मैच करवा कर देखें। देखो, अगर मैं ऐसा करना भी चाहूंगा तो ऐसा करने के लिए कौन सा जज मुझे वो वारंट इशू करेगा? हो सकता है आरती तुम्हारे फादर का कोई साथी हो जिससे कि उस चेक पे लिखवाया गया और बाद में तुम्हारे फादर ने उस पर साइन किया। देखो आरती, तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन जितना जल्दी तुम इस बात को समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि तुम्हारे फादर मिस्टर मोहन राव ही गुनहगार है। सर, मेरे पापा गुनहगार नहीं हैं और मैं ये बात प्रूफ करके रहूंगी। आरती पुलिस को सबूत देना चाहती थी क्योंकि पुलिस सिर्फ सतही तौर पर जांच करके मोहन राव को गुनहगार मान चुकी थी। यस मैम, किसे मिलना है आपको? जी, वो शरद से मिलना था। ओके, आप यहाँ पे वेट कीजिए, मैं शरद को बुलवा देती हूँ। शरद, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। यू हैव टू हेल्प। देखो, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। आई एम सॉरी, बट मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे एक बात बता सकते हो कि ऑफिस में ऐसा कौन कौन है जो पापा को पसंद नहीं करता? पहले बाप की चमचागिरी और अब बेटी की चमचा नंबर 1। एक्सक्यूज मी, माई फादर इज इनोसेंट। उनकी कोई गलती नहीं है। यार आई, मैं भी पटियाला की प्रिंसेस हूँ। ये रश्मि ना जब भी मोहन सर के बारे में बोलती है हमेशा बुरा ही बोलती है। पता नहीं क्या क्या चिढ़े उनसे। इतना गुस्सा आता है मुझे इस पे। शरद, कहीं यही तो वो। I mean, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, आप मेरी एक मदद करो। मुझे उसकी हैंडराइटिंग मिल सकती है? अब कुछ भी, उसका लिखा हुआ कुछ भी मिल जाए, प्लीज शरद, प्लीज। ठीक है, एक काम करो, मुझे ऑफिस के बाहर मिलो तो मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। आरती, थैंक यू। वेलकम। ऑल द बेस्ट। सॉरी, ये भी मैच नहीं कर रहा है। अंकल, आप घबराइए मत। मुझे शरद ने पता दे दिया था। मैं रश्मि के घर के बाहर पहुंच गई थी। तुम वहां पहुंच गई हो? पर आरती, उसकी हैंडराइटिंग तो मैच हो ही नहीं रही है। अंकल, हो सकता है उसने ये काम किसी और से करवाया हो, शायद अपने घर के किसी फैमिली मेंबर से। क्योंकि अगर वो ये पैसे निकाल रही है
तो उसके घर के हालात से कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा। अच्छा अंकल, अभी मैं रखती हूँ, बाय। सॉरी मैम, मैंने आपको लंच के टाइम डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मैं जनगणना विभाग से हूँ और मैं आपके परिवार के बारे में जानकारी लेने आई। नहीं बेटा, पूछो ना। यहाँ कितने लोग रहते हैं? हम 4 लोग रहते हैं। मैं सरिता श्रीवास्तव, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरी छोटी बेटी रितु और मेरी बड़ी बेटी अभी ऑफिस गई है, रश्मि। आओ बेटा, लंच करो। नहीं थैंक यू मैम। पर उसके घर जाकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसके पास फ्रॉड के पैसे हों। बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं वो लोग। तो बेटी अब करना क्या है? अंकल, मुझे शरद से मिलना होगा। शायद उससे मिलकर कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। मैं कल ही शरद से मिलती हूँ। आरती के लिए अब ये रास्ता भी बंद हो गया था। अब वो उम्मीद कर रही थी कि शरद से मिलकर शायद कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर आरती बिल्कुल सोच में पड़ गई। शरद! 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 ऑटो, जल्दी से उस बाइक का पीछा करो। मुझे लगता है कि ये काम पक्का शरद ने किया है और ये सारे फ्रॉड उसी ने ही किए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पैसे किसी और चीज के लिए। इतने सारे पैसे कैश में, वो भी एक लॉटरी टिकट की दुकान में। नहीं अंकल, मुझे लगता है वो लॉटरी और सट्टे के चक्कर में है और इसीलिए उसे पैसों की जरूरत भी रहती होगी। और एक बात, उसके पास पापा के बाद सबसे ज्यादा एक्सेस था, रश्मि से भी ज्यादा। अंकल, मुझे पूरा यकीन है ये फेक सिग्नेचर्स शरद ने ही किए हैं और उसी ने ही पैसे निकाले हैं। अब बस कैसे भी एक बार उसकी हैंडराइटिंग मिल जाए बस। यहाँ कैसे बेटा? वो अंकल, वो एक्चुअली शरद से मिलना था। शरद बेटा अभी सब लोगों के साथ बाहर लंच के लिए गया हुआ है। वो हाँ, मेरी बात हुई थी शरद से। वो एक्चुअली शरद के डेस्क पर पापा का कुछ सामान पड़ा है, सिर्फ वही पिक करने आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, जाके देख लो। जी। रुको, मैं नितिन सर को बोलती हूँ। अब रश्मि, रश्मि प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज रश्मि, प्लीज हेल्प मी। मदद? मैं कैसे करूँ तुम्हारी मदद? रश्मि, मेरे पापा की कोई गलती नहीं है। मैं यही प्रूफ करना चाहती हूँ कि इन सबके पीछे किसी और का हाथ है। एक्चुअली पहले मुझे तुम पर भी शक था और इसी वजह से मैं तुम्हारे घर भी गई थी। मेरे घर? तुम्हें मेरे घर का पता किसने दिया? शरद से। लेकिन रश्मि, अब मुझे लग रहा है कि इन सबके पीछे शरद का हाथ है। प्लीज रश्मि, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम कैसे भी मुझे शरद की हैंडराइटिंग लाकर दे दो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।
परफेक्ट मैच। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। शरद की हैंडराइटिंग उस चेक की हैंडराइटिंग से मेल खा रही थी। जब ये गुत्थी आरती के सामने खोली तो वो काफी हैरत और गुस्से में थी कि आखिर शरद ने ऐसा क्यों किया। आरती ने पुलिस इंस्पेक्टर सक्सेना से मिलकर वो बातें कही जो कि ऋषि ने उसे बताई थी। वो अपने साथ चेक और हैंडराइटिंग की रिपोर्ट लेकर गई ताकि पुलिस एक बार फिर से इस मामले की तहकीकात शुरू कर सके, लेकिन इंस्पेक्टर सक्सेना इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। जिस इंसान ने आपको सारा काम सिखाया, जिसने आंख बंद कर कर आप पर विश्वास किया, आपने उसी को इतना बड़ा धोखा दिया। क्या कह रही हैं आप? ज्यादा सीधे मत बनिए। एक मिनट, ये हैंडराइटिंग आप ही की है ना? और यही हैंडराइटिंग उन फॉर चेक पे भी है। ये मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मेरी हैंडराइटिंग। और कोई अनपढ़ आदमी भी देख के बोलेगा कि ये दोनों राइटिंग्स अलग अलग हैं। लेकिन फिर वो कैश, वो लॉटरी स्टोर, वो सब क्या था? आप मेरा पीछा कर रही थी। रुकिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। चलिए। अरे शरद, तुम क्या हुआ? मल्होत्रा साहब, ये मेरी दोस्त है आरती। आप इन्हें बता सकते हैं कि वो जो कैश मैंने आपको दी थी वो क्यों दी थी? कौन सा कैश? अच्छा, वो रूम रेंट का डिपॉजिट। क्यों, कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? नहीं, थैंक यू। चले। शरद, आई एम सॉरी। मुझे लगा कि आपको जुए और लॉटरी की लत है और इसीलिए आपने फेक सिग्नेचर्स करके वो पैसे निकाले। आरती, मैं मोहन सर के साथ ऐसा करूंगा? मैंने कहा ना शरद, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, सिर्फ इसी वजह से वो सब। खैर छोड़ो यार इन सब बातों को, पर मुझे एक बात बताओ, वो पेपर्स तुम्हें किसने दिए थे और किसने कहा कि वो मेरी हैंडराइटिंग है? अरे वो पेपर्स मुझे रश्मि। पर रश्मि ऐसा क्यों करेगी? इन सब के पीछे रश्मि का हाथ है। आरती को अब पक्का पता चल चुका था कि धोखाधड़ी और गबन के मामले में रश्मि ही जिम्मेदार थी। उसी के कारण आरती के पिता मोहन राव को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी थी। आरती ने तय कर लिया कि रश्मि के खिलाफ सारे सबूत उसे हासिल कर लेने चाहिए ताकि रश्मि के खिलाफ एक मजबूत केस बनाया जा सके। अब क्या करें? देखते हैं ना कहाँ जा रही है। इसे देख के ऐसा लगता नहीं है कि कार अफोर्ड कर सकती है। उसकी नहीं, उसके बॉयफ्रेंड की कार है। What? यस। बॉयफ्रेंड? देखा है मैंने कई बार इन्हें। क्या करें? काम करते, पीछा करते। हाँ चलो। यहाँ क्या कर रही है? ये अंदर कहाँ जा रही है? Thank you, sweetheart. Ajay, this is for you. What? It's just right. Kholo. Hey, tablet. Yes. Wow. Tablet, I love it. Seriously. You like it? Love it. Oh. सुनो. Yeah. मैं 2 मिनट में आती हूँ. Yeah, come faster. Yeah. शरद, मुझे लग रहा है वो वॉशरूम की तरफ जा रही है। मैं जल्दी से जाकर उस लड़के से बात कर आती हूँ।
इस बीच वो बाहर आ गई तो पागल हो गए तुम। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अब आप एक काम करिए, आप उसके पीछे वॉशरूम जाइए और अगर इन केस वो बाहर आती है ना तो उससे बातचीत करके रोक लीजिए। तब तक मैं जाकर उस लड़के से बात करती हूँ। जल्दी। Excuse me. Look, I know आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए, आप अच्छे घर के लगते हैं, लेकिन जिस लड़की को आप डेट कर रहे हैं वो लड़की फ्रॉड है। उसी ने मेरे पापा को नौकरी से निकलवाया है और उसकी वजह से ही मेरे पापा पर केस चल रहा है। हे रश्मि, तुम यहाँ। देखिए, आपको अंदाजा भी है आप किसके बारे में बात कर रही हैं और क्या बात कर रही हैं। रश्मि एक बिजनेसमैन की बेटी है। उसके पास खुद इतना पैसा है कि वो ये सब क्यों करेगी। वो जॉब भी इसलिए कर रही है कि अपने डैड को दिखा सके कि वो अपने दम पर भी कुछ कर सकती है। शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल। लिसन, मुझे आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप जा सकती हैं यहाँ से। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रश्मि के पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, उसके पास कोई बड़ा घर नहीं है। वो आनंद नगर चौल में रहती है। मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब कुछ भी बोलती चली आएंगी। तो हम कल मिलते हैं? हाँ, ठीक है। यहाँ तुम्हें टाइम पे पहुँचना है, ऑफिस का भी टाइम पे आना ही नहीं है ना। चलो बाय शरद। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप एक बार मेरे साथ चलिए और अगर आपको लगता है इस बात में कोई भी झूठ है तो आप रश्मि को ये सब बता सकते हैं। बहुत समझाने के बाद आखिरकार आरती ने अजय को रश्मि के घर तक आने के लिए मना ही लिया ताकि वो खुद सच्चाई देख सके। पता नहीं मैं तुम पर यकीन करके यहाँ तुम्हारे साथ कैसे आ गया, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर ये कोई बेतुका मजाक हुआ तुम्हें भुगतना होगा। अरे बेटा तू क्यों, आज फिर कोई सर्वे? नहीं आंटी, वो एक्चुअली मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। वो इधर से जा रही थी तो। अरे आओ ना, आओ बेटा, ये इस तरफ आओ। उसे वहां भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रश्मि, जिसने हमेशा खुद को एक अमीर लड़की की तरह दिखाया था, वही रश्मि असल में इस घर में रहती है। अजय वो सिग्नेचर्स की नकल करके कंपनी के अकाउंट से पैसे चुराती है। देखो ये सब मुझे नहीं पता, ठीक है? ठीक है, इसे प्रूफ करने का एक तरीका है मेरे पास। अगर जो मैं बोलूंगी वैसा आप करोगे तो। क्या? अजय, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ बात नहीं है। कैसे कैसे बताओ ना, इतने चुप चुप हो आज, कोई तो बात होगी। रश्मि, मेरे कंपनी के अकाउंट का ऑडिट चल रहा है, जिस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है और मुझे अर्जेंटली 1-1.5 लाख रुपए की जरूरत है। 1-1.5 लाख? रश्मि, मुझे तुमसे बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? मैं तुम्हें 3-4 दिन में रिटर्न कर दूंगा। अजय, इस वक्त थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं होंगे। अजय, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे बस थोड़ा टाइम दे दो। हाँ? प्लीज आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ।
रश्मि श्रीवास्तव, आपको जाली दस्तखत करने के जुर्म में धोखाधड़ी 420 और जालसाजी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। व्हाट? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। तुमने फंसाया मेरे पापा को। बेचारे बिना किसी गलती की सजा भुगत रहे, घुट रहे हैं, लेकिन अब तुम सड़ो जेल में। चलो। आई एम सॉरी बेटा, जो मोहन जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान को हमने गलत समझा। वी आर रियली सॉरी बेटा। अंकल, आप प्लीज मुझे सॉरी मत बोलिए। बस ये जो सब गलत हुआ है ना, उसे ठीक कर दीजिए प्लीज। वेलकम मिस्टर मोहन, वेलकम। आखिरकार आरती ने अपने पिता मोहन राव को न्याय दिलवाया। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रश्मि श्रीवास्तव ने ये सारी जालसाजी, धोखाधड़ी सिर्फ इसलिए की ताकि वो अजय को इंप्रेस कर सके, उस पर रौब जता सके। लेकिन इस झूठी ऊपरी चमक धमक के चक्कर में रश्मि गलत तरीकों से पैसे कमाने लग गई। लेकिन रश्मि नहीं जानती थी कि झूठ की बुनियाद पर सच्चे रिश्ते नहीं बन सकते, कभी नहीं। लेकिन यह बात सिर्फ रश्मि की नहीं है। हमारे आसपास इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग हैं, 50 कमाने वाले 500 कमाना चाहते हैं, 500 कमाने वाले 5000। किसी भी तरह से, गलत हो या सही, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, कई बार हम खुद सावधानी नहीं बरतते। मसलन हमारा एटीएम कार्ड पिन समेत हम अपने किसी जानकार या फिर मित्र को दे देते हैं ताकि वो हमारे लिए बैंक से पैसे ले आए। अब सोचिए, ये सहूलियत के लिए लिया गया फैसला हमारे लिए भारी पड़ सकता है ना, जैसे मोहन राव के साथ हुआ। एक और बात, रोज बरोज हमारे आसपास इर्द गिर्द अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसलिए हमें और भी ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ होती है। सावधान रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।